चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और देख सकते हैं कि आपके पेपर भी नज़दीक अब आपके आ चुके हैं। तो आप अपनी जो तैयारी है और थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है। वैसे भी देख सकते हैं कि अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहे हैं तो आपकी हिंदी तो पूरी पूरी आपकी कंप्लीट हो गई होगी। जो भी बची हुई है वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के रूप में दे देंगे, जिसके माध्यम से और आपको यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर जो कि हमारे अगर ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपकी हिंदी साहित्य, जो कि काफ़ी लोगों के यहाँ पर कमेंट आते हैं कि सर हिंदी साहित्य कैसे कंप्लीट करें, तो देखो यहाँ पर हिंदी साहित्य जो हमने यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी है और आपके 700 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिएगा कि हिंदी साहित्य में एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ पर जूनियर एडेड है ना तैयारी कर रहे हैं तो ये हिंदी साहित्य की PDF आप लोग परचेज करिएगा। बहुत ज़्यादा प्राइज नहीं है, मात्र 60 रुपये आपकी प्राइज है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे परचेज कर लीजिएगा और बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का जो भी क्वेश्चन होगा इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलिए, और भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं PDF, UPG के भी है, ग्रामीण परिवेश भी है और इस समय ऑफर भी चल रहा है। देख सकते हैं जो PDF आपकी 125 रुपये की हुआ करती थी वो आज यहाँ पर 99 रुपये की आपकी PDF दी जा रही है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी करते हैं। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज़ मिल पा रही है ना? चलो तो स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम आपसे पूछा गया है। चलिए बताइएगा यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल मतलब हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम पूछा है। चलिए, काफ़ी लोगों ने जवाब दिया भी है, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है। चलिए, काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हम लॉक कर देते हैं आपके ऑप्शन सी को। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिए किसने कहा है, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो आपका बन जाएगा सी नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये आपका कहा है, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल का नाम देने वाले विद्वान का नाम क्या है। चलिए, कला काल का जो नाम दिया है वो किसने दिया है। चलिए, बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पर अगर हम 52 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राम शंकर शुक्ल, जिनका उपनाम है रसाल। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि रसाल के उपनाम से किसे जाना जाता है तो राम शंकर शुक्ल को जाना जाता है रसाल के उपनाम से, जिन्होंने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल का नाम दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि वर्णाक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए बताइए, वर्णाक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ आपसे पूछा गया है। चलिए, थोड़ा सा आपको टफ जरूर लगेगा क्योंकि अब समय भी है आपको टफ पढ़ने का। तो 53 को ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी ये आपका है इस्तवार दला आपके लिटरेटिव इद्योई हिंदुस्तानी। यहाँ पर ये प्रथम ग्रंथ आपका है, याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहे हिंदी साहित्य जो कि 20वीं शताब्दी की जो आपकी पुस्तक के लेखक है कौन है। चलिए बताइए, हिंदी साहित्य में 20वीं शताब्दी एक पुस्तक का नाम है। याद रखिए यहाँ पर 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक का नाम है, तो बताइए क्या नाम है। यहाँ पर जवाब कुछ लोगों ने ऑप्शन दिया है बी नंबर। चलिए, बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी के। याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य की जो आपकी बुक कौन सी आपकी है 20वीं शताब्दी, इस पुस्तक के लेखक हैं नंद कुमारी वाजपेयी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इसमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। चलिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। यहाँ पर 55 का जवाब आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन। चलिए, ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा भविष्यत कहा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है, तो 55 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, ये है आपका भविष्यत कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दव्य सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है। चलिए, आज के क्वेश्चन बहुत कठिन होंगे, ठीक है। चलिए, दव्य सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है। 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपके देवसेन, ठीक है। ऑप्शन सी देवसेन आपका जवाब हो जाएगा, देवसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का मूल नाम यहाँ पर काफी लोगों ने जवाब दे दिया है क्योंकि इजी है। यहाँ पर अबुल हसन आपका जवाब हो जाएगा, डी नंबर अबुल हसन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम बताना है। मतलब ये जो पंक्ति है ये किसने लिखा है।
चलिए 58 की अगर हम बात करते हैं तो जवाब आ रहे हैं, चलिए अरुण जी, प्रधान जी, चलिए बताइए यहाँ पर। चलिए जवाब इन्होंने दे दिया है 58 का ऑप्शन आ गया है सी नंबर मीराबाई। ठीक है, क्या मीराबाई यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प आपका गलत दिया गया है। चलिए देख लेते हैं कौन सा आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका गलत दिया गया है आपको 59 नंबर में। तो 59 का आप जवाब देखो, पहला आपका पॉइंट दिया गया है कौन, वेल क्रेशियन रुक्मणी री, ये दिया गया आपका चतुर्भुज दास। बल्कि यहाँ पर देखा जाए चतुर्भुज दास जो आपका दिया है ये यहाँ पर आपका गलत दिया है, ये है आपके पृथ्वीराज, किसका है, पृथ्वीराज का। याद रखिए ये जो आपका है ये है आपके पृथ्वीराज का है। ठीक है, पृथ्वीराज का है। वहीं पर ध्यान मंजरी किसका है, आपके अग्रदास का है। बरवे नाई का आपका भेद रहीम का हो जाएगा, और भक्तमार आपके नाभादास होंगे। ये तीन सही थे लेकिन ये गलत था, ये जो आपका है पृथ्वीराज का है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, हाँ जो लोग यहाँ पर टीजीटी पीजीटी वाले हैं तो वो थोड़े गहनता से अध्ययन करिएगा, बेहतरीन तरीके से अध्ययन करिएगा, यही लेवल आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। देखो यहाँ पर दिया है संत काव्य पर। ठीक है, संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। समय भी दिया है आपका मध्यकालीन, तो 60 का ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ए नंबर। ये है आपके नाथ आदित्य, इनका संत काव्य पर यहाँ पर किस प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि अंगद पैज की रचना किसने की है। अंगद पैज की रचना किसने किया है, 61 नंबर में जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं 61 नंबर में ऑप्शन सी। याद रखिए अंगद पैज की जो रचना किया है वो आपके ईश्वर दास ने किया है। ठीक है, ईश्वर दास। याद रखिएगा यहाँ पर आपकी हिंदी साहित्य, मतलब यहाँ पर हिंदी साहित्य प्लस आपके यहाँ पर हिंदी व्याकरण, दोनों ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोनों प्रकार के क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के हैं और कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या व्याकरण से भी हैं, तो परेशान मत होइए, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कृष्ण गीतावली की रचना किसने किया है। हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य की क्लास आपकी कंप्लीट कराया है तो उसको आप देखिएगा। तो कृष्ण गीतावली की जो रचना किया है 62 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, ये तुलसीदास की है ना, तुलसीदास की है, गोस्वामी तुलसीदास हैं। और इनकी और भी रचनाएं हैं आपकी रामचरितमानस, कवितावली, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, ये आपकी ढेर सारी हैं। ठीक है, वहीं पर आपकी सूरदास की तो बारे में जानते हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी इनकी आपकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। अष्टछाप की कवि आपसे पूछा गया है, और अष्टछाप के कवि की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब 63 नंबर में ऑप्शन सी आ रहा है आपके सूरदास। तो बिल्कुल सही जवाब है। अष्टछाप में कौन है, तो आपके सूरदास। और आपके अष्टछाप में कौन कौन है, तो आपके याद रखिए कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और आपके नंददास, ये आपके 8 लोग शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है। देखो पूछा गया है कि केशवदास का एक कह सकते हैं अलंकार पर आधारित आपका एक ग्रंथ है। किस पर, अलंकार पर आधारित ग्रंथ है किसका, केशवदास का नाम क्या है, तो नाम है आपका यहाँ पर कविप्रिया। क्या, कविप्रिया जो आपका है ये आपका कैसा है, अलंकार पर आपका आधारित आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है। कौन सी रचना सेनापति की है, यहाँ पर 65 में जवाब दीजिए। तो देखो सेनापति द्वारा मुख्यतः देखा जाए तो दो ग्रंथ आपके माने जाते हैं, एक आपका कवित्र रत्नाकर और एक आपका है काव्य कल्प ध्रुव, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कवित्र रत्नाकर। इनके दो महत्वपूर्ण है, एक तो आपका हो गया कवित्र रत्नाकर और दूसरा कौन है, काव्य कल्प ध्रुव, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रामचंद्रिका का रचना जो समय है वो आपका कितना है। रामचंद्रिका का जो समय है, देखो रामचंद्रिका अगर बात आई तो आपको ये पता होना चाहिए कि रामचंद्रिका है ना केशवदास की है, और केशवदास जो लगभग आपके समय थे वो आपके 1600 लगभग थे ना। तो जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर 1601 ईस्वी। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए देखिए हमारे यहाँ पर सर भी जुड़ चुके हैं, मनोज स्टडी सेंटर। ठीक है, गुड इवनिंग सर। और यहाँ पर जल्दी बच्चों के लिए यहाँ पर कह सकते हैं विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि अदर भी सब्जेक्ट आपके हैं, रीजनिंग मैथ भी हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये जो पंक्ति है वो आपकी पंक्ति किसकी है, यहाँ पर बताइए। ये जो पंक्ति है वो आपकी किसकी पंक्ति है, 67 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा। ये है आपके ठाकुर। ठीक है, किसके, कवि ठाकुर की है, ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है। तो मतीराम की अगर हम बात करते हैं तो मतीराम की ग्रंथ नहीं है आपका कौन सा, ऑप्शन बी यहाँ पर रसविलास आपका नहीं है। वहीं पर आपके जो अदर आपके हैं है ना, मतीराम के रसराज हो गया, ललित ललाम हो गया, छंदसार हो गया, ये हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। यह है किसका, रसविलास है किसका, तो आपकी कह सकते हैं चिंतामणि व देव की आपकी रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है। चलिए इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है। तो
तो चंद्रलोक की छाया यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा भाषा भूषण। कौन? तो भाषा भूषण ग्रंथ चंद्रलोक की छाया पर बनाया गया है और उसी की संचित्र प्रणाली का अनुकरण किया गया, मतलब जो चांद होता है ना, चांदलोक, उसकी छाया पर बनाया गया पूरी तरीके से। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक इनमें से ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी नंबर बाबू तोताराम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बाबू तोताराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है समालोचना दर्श के शीर्षक से, मतलब शीर्षक जो आपका दिया गया है, क्या शीर्षक आपका है? एसे ऑन क्रिस्टिसिज्म, है ना, इसका अनुवाद किसने किया है? इसका अनुवाद जो किया है वो आपके किया है आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, याद रखिएगा कि समालोचना दर्श के शीर्षक से इन्होंने क्या किया है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया है किसने? आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, अगला दिया है मैं नीर भरी दुख की बदली महादेव वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से है? सबसे पहला पॉइंट यही भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि मैं नीर भरी दुख की बदली है किसकी पंक्ति? तो आपकी महादेव वर्मा की है। और ये जो आपका गीत लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके कहाँ से? तो आपका जवाब 72 नंबर का ऑप्शन बनेगा, डी नंबर है, याद रखिए सांध्य गीत से है। यहाँ पर याद रखिए नीरजा से नहीं है, यह है आपका किसका? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, यहाँ पर है किसका? आपके सांध्य गीत से आपका लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जवाब आपको लगाना है कौन सा? डी नंबर आपको लगाना है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इनमें से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की आपकी नहीं है? देखते हैं यहाँ पर आपकी कौन सी नहीं है। तो देखो यहाँ पर शोषण का विरोध ये आपका है, कल्पना प्रवणता दिया गया, कल्पना प्रवणता ये नहीं है, ये आपकी जो आपकी है कह सकते हैं इसकी आपकी नहीं है। ठीक है ना, और वहीं पर व्यंग प्रधानता, श्रम का सौंदर्य, ये प्रगतिवाद की आपकी विशेषताएं हैं, लेकिन ये विशेषता आपकी नहीं थी, तो बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश जो आपकी रचना है किसकी रचना है? कई बार आपने पढ़ा भी है, देखो जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने जवाब दे भी दिया है। गीत फरोश जो आपकी रचना है आपकी किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। किसके है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम बात करें धर्मवीर भारती की, तो एक महत्वपूर्ण आपकी रचना पूछी जाती है अंधायुग किसकी है? तो आपकी धर्मवीर भारती की अंधायुग बहुत ही बेहतरीन आपकी रचना है। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन जो प्रसिद्ध हुए थे कौन सी रचना से? तो आपकी मधुशाला से, है ना, मधुशाला से बहुत प्रसिद्ध हो गए थे हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? मतलब नई कविता के आपने नाम सुना होगा, तो नई कविता की प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन सा आपका नहीं है? तो देखो यहाँ पर आपका क्षणवाद के प्रति नकारात्मक क्या दिया है? क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, ये एक नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो अच्छा प्रवृत्ति है क्या? तो नई कविता की प्रवृत्ति कौन सी है? कि जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, जीवन के प्रति आस्था, जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा, ये नई कविता की प्रवृत्ति है। लेकिन क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता ये इसकी से नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? चलिए अब आपको क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा सरल मिलेंगे। सरल इसलिए मिलेंगे कि आपका ग्रामर पोर्शन है और ग्रामर पोर्शन आपका पूरी तरीके से मजबूत है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के थे। तो आप लोग जितने लोग जुड़े हैं तो भाई वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें, है ना, बिना कहे लाइक शेयर कर दिया करें। चलिए बताइए हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? फटाफट अब आप जवाब देना है। ठीक है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 52 आपकी वर्ण लिपियाँ आपकी है, 52 है ना। अगर स्वर की बात करते हैं तो स्वर कितने आपके हैं? तो 11 ही आपको बताना है, आप 13 मत लगाइएगा, यहाँ पर 11 स्वर आपके होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है या अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? या अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो देखो हमने बताया था या अलावा ये आपके पेट के अंदर से आते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब पेट से आपके बाहर आते तो हैं लेकिन क्या होता है फिर अंदर चले जाते हैं, है ना। ऐसा लगेगा मुंह से निकले और वापस मुंह से फिर चले गए, इस कारण से इनको बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन यहाँ पर जवाब हो जाएगा। उस व्यंजन में तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो उस व्यंजन होते हैं वो आपके साथ साथ आपके होते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे दिया है कि मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को यहाँ पर आपको पहचानना है। देखो ये जो आपका दिया है ये रेखांकित आपका दिया है, तो ये बताइए है क्या? कैसा निशान आपका है? पूर्ण विराम है, क्या है? चलिए 78 का ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर आपका पूर्ण विराम है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं ये पूर्ण विराम ही है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है? अध्ययन किस प्रकार से लिखते हैं? अध्ययन। चलिए 79 का अगर हम बात करते हैं तो 79 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, अध्ययन इस प्रकार से होता है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। मतलब यहाँ पर देखा जाए अगर अनुशासन आपका अभाव है तो विद्यार्थियों में क्या आती है? उच्च श्रृंखलता आपकी आती है, उदंडता जैसी आपकी थी। तो यहाँ पर आपका जो उच्च श्रृंखलता लिखा जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा।
ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो सी नंबर इस प्रकार से आपका हो जाएगा। देखो ऑप्शन सी बन जाएगा, 81 का नाम साफ सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है। 81 में बताइए शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा है। संन्यास दिया है, प्रत्युपकार दिया है, दुरावस्था दिया है, कैलाश दिया है। चलिए ऑप्शन आ रहा है 81 नंबर में, 81 नंबर में आ रहा है सी नंबर। तो देखो यहाँ पर जो आपकी वर्तनी शुद्ध है वो आपकी कौन सी है 81 नंबर में, ए नंबर। चलिए बिल्कुल जवाब सही है, सी नहीं, ए नंबर आपका होगा। संन्यास जो लिखा है ये बिल्कुल जवाब आपका सही हो जाएगा। संन्यास या कह सकते हैं कभी कभी आप सन्यासी भी होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर प्रत्युपकार जो आपका दिया है तो आपका छोटा वो होता है, वहाँ पर छोटा वो होता है। यहाँ पर दुरावस्था दिया है, बल्कि होता क्या है, रा में छोटा की मात्रा होती, बड़ा की मात्रा नहीं होती है। कैलाश यहाँ पर दिया है, जबकि हमने बताया था कैलाश में जो आपका सा लगता है वो इस प्रकार से सा होता है। ठीक है, इस प्रकार से सा होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। संन्यास जो आपका संन्यास इस प्रकार से जो दिया है यहाँ पर, है ना, संन्यास जो दिया है, अच्छा बिल्कुल है, क्लियर हो गया ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया है संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। मतलब आपसे पूछा गया है कि एक संज्ञा दी गई है कावेरी। कावेरी पूछा है कि कावेरी जो आपकी है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है या भाववाचक है। क्या हो जाएगा इसमें से, जल्दी 82 नंबर बताना है। तो देखो कावेरी एक होती है कि बहुत होती हैं, सबसे पहले बात आती है कावेरी एक होती है या बहुत होती हैं। तो आप कहोगे सर कावेरी तो एक ही नदी है ना, कावेरी तो एक ही आपकी है। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं ये आपकी कैसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बन जाएगी, है ना। जैसे कि आपकी मान लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम अगर आपसे बोलें कि जैसे कावेरी हो गई, गंगा हो गया, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मोहन, ये सब क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर बताइए। तो देखो यहाँ पर दिया है कौवा, यहाँ पर होली, होली तो साल में एक ही बार आती है ना। हिमालय भी आपका एक ही है, पूरा जो दिशा है वो भी एक है। लेकिन कौवा जो आपका है तो कौवा तो बहुत होते हैं, तो कौवा जब बहुत होते हैं तो ये किस में आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। चलिए सर्वनाम का अगर हम बात करते हैं, सर्वनाम का अगर बात करें तो क्या जवाब बनेगा। तो देखो आज बरसात हो गई, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, है ना। फिर दिया घर का काम कर लो सीमा और रीमा। तो देखो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो गया, बी नंबर, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद आपको बताना है। देखो यह शब्द जो आपका है क्या, यह शब्द आपको क्या हो जाएगा। तो भाई साहब आपको पता चल रहा है कि अगर हम आपसे बोलें, आपसे इशारा करें यह जो आपका है, तो आप यही बोलोगे ना, ये संकेत दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, संकेत आपका हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था विशेषण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण आपको पहचानना है। कुछ बच्चे इधर आओ, तो बताइए कि यहाँ पर कुछ दिया है, हमने ये तो नहीं कहा कि आपके 40 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। यहाँ पर दिया है कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे की अगर हम बात करते हैं तो आप यही कहोगे कि सर ये संख्यावाची है ना, संख्यावाची हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखिए ये आपके होते हैं, देखो क्या पर दिया कार्य, है ना, कार्य जो है तो आपका जवाब हो जाएगा सी, क्रिया होता है। क्या होता है यहाँ पर, क्रिया, आपका जवाब हो जाएगा क्रिया हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे खाना, पढ़ना और होना, ये सभी आपकी होती हैं, क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर देते रहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया क्रिया के मूल रूप को कहते हैं क्या, यहाँ पर 89 नंबर का ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर, धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। जैसे पढ़ से पढ़ना होता है, हाथ से हथियाना, लात से, है ना, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगला है आजकल मौसम बदलने लगा है ना, रेखांकित पद का आपको यहाँ पर परिचय देना है। तो ये बताइए आजकल जो आपका है ये क्या दर्शा रहा है। तो ये एक दर्शा रहा है, एक समय को दर्शा रहा है ना, समय दर्शा रहा है। तो यहाँ पर तो आपका होगा नहीं, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर देखो कालवाचक विशेषण, है ना, बदलने लगा है, ये क्रिया का विशेषण है। तो इसका मतलब है कि आपका जवाब यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। सी नंबर इसका जवाब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, 90 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे, अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कौन सा, कि धावक तेज गति से दौड़ते हैं। क्या दे रहा है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। ये बताइए, तेज है और गति है, और हमने आपको कई बार बताया है कि यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो आपका कौन सा बन सकता है। यहाँ पर देखो तेज गति है, तो स्थान को तो बता नहीं रहा है, काल तो बता नहीं रहा है। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है परिमाण है, एक आपका रीति हो जाएगा।
है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर, रीतिवाचक आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तेज गति है तो आपका हो जाएगा रीतिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होता है। चलिए बताइएगा विधुर का स्त्रीलिंग, और नंबर नोट करते जाइएगा कितने नंबर आप लोगों ने सही किया है। विधुर का स्त्रीलिंग जो होता है क्या होता है, यहाँ पर 92 नंबर में बिल्कुल सही है, विधवा होता है। विधुर शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, विधवा होता है। क्या होता है, विधवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन आपका है, ये बताइए प्राण, दर्शन, ओठ और आपका तेल, ये इनमें बताइए जो आपका एक वचन है आपका कौन सा है। इस प्रश्न में काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, काफ़ी लोगों के जवाब यहाँ पर गलत भी आ सकते हैं। याद रखिए इस प्रश्न में लगभग देखते हैं किसका जवाब सही हो रहा है। चलिए बिल्कुल जवाब कुछ लोगों ने सही दिया है, चलिए हम लॉक कर देते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा तेल। याद रखिए जो तेल होता है मतलब कह सकते हैं ये होता है आपका क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा जो भी होती है मतलब कह सकते हैं चाहे वो आपका कोई भी आपका हो, तेल, पानी, कुछ भी हो, वो हमेशा क्या होता है, एक वचन ही होता है। इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है, देख लेते हैं। कह रहा है सोना का सोना दिया है, धेनु का धेनुए दिया है, छात्र का छात्रगण दिया है, आटा का आटे दिया है। अब ये बताइए यहाँ पर जो विकल्प आपका दिया है सही कौन सा है। देखो सोना का सोना ही होता है, सोना का सोना ही होता है, धेनु को धेनुए होता है, छात्र का छात्रगण होता है, लेकिन आटा और आटे दिया है। तो दिक्कत यहाँ पर आ रहा है कौन सा, यहाँ पर आ रहा है कौन सा, डी नंबर आपका हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं आटा द्रव्यवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। हमने बताया तो द्रव्यवाचक में सब कुछ आ जाता है ना, तो यहाँ पर आपका आटा जो होता है एक ही वचन ही होगा, इस कारण से ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। चलिए काफ़ी लोग कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है। भैया बफरिंग कैसे हो सकता है, 100 Mbps की स्पीड चल रही है, फाइबर कनेक्शन है, तो कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों की आदतें हो जाती हैं क्या बोलने की, याद दिला देते हैं कि सर थोड़ा सा बफरिंग हो रही है, ऐसा होता है क्या। अरे थोड़ा कभी कभी आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए करें, ठीक है, कोई बफरिंग नहीं होगी, आप परेशान मत होइए, बफरिंग नहीं होगी, रिफ्रेश आप कर लीजिए। चलिए बताइए कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द क्या है, कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो भाई कुर्सी पर बैठे हैं ना, तो हमने आपसे पूछा तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ये देखो अंडरलाइन होना चाहिए पर है ना, पर होना चाहिए, तो यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण में मैं पर होता है ना, अधिकरण में मैं पर होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। चलिए कपड़ा आपका क्या है, तो कपड़ा क्या है यहाँ पर बताइए, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, यहाँ पर 96 का ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कर्ता करण कारक। चलिए सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर कर्म कारक आपका हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा क्या है, एक कर्म है, कपड़ा क्या है यहाँ पर कर्म ही तो हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता है वो शब्द क्या होते हैं। तो देख सकते हैं संस्कृत भाषाएं और शुद्ध संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द आपसे पूछा है, और तद्भव शब्द आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो हमने कुछ आपको पॉइंट भी बताया था कि जैसे कि आपकी चांद की बिंदी मिल जाए तो भी हो जाएगा, बा शब्द अगर मिलता है लगभग 80% तो भी आपका वो क्या होता है, तद्भव होता है। जैसे कि 98 का ऑप्शन भी आ गया है बंदर, तो बंदर का ये जो आपका तद्भव है इसका तत्सम होता है वनर, है ना, इसका तत्सम होता है वनर, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं। तो चाहे आपका उपसर्ग हो चाहे आपका प्रत्यय हो, दोनों को एक ही शब्द कहा जाता है, क्या, शब्दांश कहा जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर क्वेश्चन दिया होगा उपसर्ग को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा शब्दांश। हो सकता है नीचे क्वेश्चन दे दे कि प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो उसको भी तो शब्दांश ही कहते हैं ना, तो कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं वाक्यांश हो जाता है, तो गलती हो जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, शब्दांश बोलते हैं। ला प्रत्यय है, ला प्रत्यय जो आपका है कैसा प्रत्यय है, तो ला प्रत्यय जो आपका है कैसा है, कर्ता कारकीय है। कैसा है, याद रखिए कई बार हमने आपको बताया है कर्ता कारकीय। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि कर्ता मतलब होता क्या है सर, तो देखो जैसे हमने आपको बताया या ला है ना, तो अगर आपसे बोले जैसे गमला है ना, गमला, गमला हो गया, ठीक है, शीतला हो गया, अगला, मंझला, पिछला, ये शब्द आते हैं, इनसे निर्मित होते हैं शब्द, तो जवाब हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या है। चलिए काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया, चलिए हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। ला प्रत्यय जो है वो कर्ता कारकीय, जैसे हमने आपको बताया, जैसे आपका हो गया शीतला या मान लीजिए मंझला, तो जब ये मंझला शब्द बोलेंगे तो बोला जाएगा कि इस वाक्य में मंझला क्या है, तो वो कर्ता हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब कर्ता कारकीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होता है, तो अमृत का विलोम आपका हो जाएगा 20 होता है ना। अमृत पीने से क्या होती है, जीवन
और यहाँ पर विष पीने से जीवन खत्म होता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है, ग्रस्त का विलोम आपसे पूछा है। तो भाई ग्रस्त की अगर हम बात करते हैं तो ग्रस्त है ना, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका जवाब ए हो जाएगा, आपका मुक्त हो जाएगा। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए, मम्मी आपसे बोले बेटा खाना खा लो, तो आप बोलोगे कि नहीं मम्मी हम थोड़ा सा बिजी हैं। बिजी मतलब क्या हो गया, ग्रस्त हैं, मतलब कह सकते हैं कि अभी हम पढ़ाई में बिजी हैं। बच्चा कुछ भी कर रहा हो है ना, बोलेंगे हम फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तब यहाँ पर आएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर आपको चुनकर यहाँ पर करना है। देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है 103 नंबर में। चलिए 103 नंबर यहाँ से दिया गया है। चलिए हेलो, पढ़ा रहे हैं, अभी बात मत करें। हाँ अभी पढ़ा रहे हैं पापा। अभी नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, बाद में करेंगे। चलो तो 103 नंबर में देख सकते हैं, 103 नंबर आपसे दिया है। तो 103 नंबर में देख लेते हैं। तो देखो दिया गया पहला कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द होते हैं। तो भाई यहाँ पर याद रखिए पहला पॉइंट आपका गलत हो गया। दूसरा दिया है कि पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं, तो ये पॉइंट आपका बढ़िया है ना, अच्छा है, मतलब कह सकते हैं सही है। ठीक है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, भी सही है। मतलब दूसरा और तीसरा यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तमस शब्द समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। आपसे पूछा गया है तमस, ये बताइए जो तमस होता है, तमस है, ये आपका तमस मतलब होता है कि आप सभी लोग जानते हैं तमस का पर्यायवाची समानार्थी होते हैं अंधकार, मतलब आपका होता है अंधेरा होता है। क्या होता है, अंधेरा होता है। और हम लोग कह सकते हैं तम कह सकते हैं, तमसा कह सकते हैं, ध्वांत कह सकते हैं, अंधेरा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, ये पूछा गया है। देखो यहाँ पर आपका जवाब देखो, पत्र मतलब पत्ता भी होता है, पत्र मतलब आपका पंख होता है, पत्र मतलब चिट्ठी होती है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, लेख, ये आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। मतलब जो शब्द आपका पानी है ना, पानी का होगा, वही एक अर्थ और आपका निकलेगा पानी का। क्या निकलेगा, यहाँ पर वन, याद रखिए 106 नंबर में ऑप्शन बी, वन पानी का भी अर्थ देता है। वन पानी को अर्थ देता है, लेकिन जो जंगल है, अरण्य है, कानन है, ये शब्द जो व्यक्त करते हैं आपके जंगल को ही व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। तो देखिए यहाँ पर दिया है न्याय का, दिया है अन्याय, है ना। चलिए न्याय का दिया है, कह रहे आपसे अन्याय दिया गया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं न्याय अन्याय। धारा का दिया है, पृथ्वी दिया है, अचल का अचला दिया है, और मान का अपमान दिया है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा भाई, चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, ये आपसे पूछा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर अगर ये पूछे कि अचल और अचला शब्द युग्म जोड़ी, अचल मतलब होता है स्थिर और अचला मतलब होता है पृथ्वी। तो अचल मतलब होता है क्या, यहाँ पर स्थिर होता है, और अचला मतलब होता है पृथ्वी होता है। तो और जो न्याय दिया है अन्याय, ये क्या है, एक दूसरे का विलोम है, ये क्या है, एक दूसरे को विलोम है। ठीक है, और यहाँ पर आपका मान और अपमान, ये भी क्या है, आपके एक दूसरे को विलोम है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो पृथ्वी है वो आपका इसका पर्यायवाची हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया है वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अचल, और आपका यहाँ पर अचला आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि असक्त का अर्थ होता है परंतु असक्त का अर्थ विशिष्टहीन होता है, शक्तिहीन। मतलब कह सकते हैं कि ये जो असक्त दिया है, ये असक्त दिया गया है, यहाँ पर आसक्त दिया है, आसक्त का अर्थ ये होता है, लेकिन ये आसक्त का अर्थ क्या होता है। चलिए ऊपर वाले में किसी को दिक्कत हो गया, सी जी राइट आई एम। चलिए तो देखो यहाँ पर आपका 108 नंबर में जो आपका बनेगा ऑप्शन, लगभग सभी ने जवाब सही दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा विरक्त। इस असक्त का मतलब होता है विरक्त होता है, बल्कि इस असक्त का अर्थ होता है शक्तिहीन होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया अनियमित, और अनियमित मतलब जो होता है क्या होता है, मतलब कह सकते हैं जो नियमानुकूल ना हो। अनियमित दिया है ना, जो नियमानुकूल ना हो वो होता है आपका अनियमित होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अंगुली को कहते हैं। चलिए यहाँ पर बताइएगा। चलिए जो लोग लेट हो गए हैं तो आप टाइम से आया करें, क्योंकि आपको टाइम तो बता ही दिया गया है, टाइम टेबल आपको दिया है, तो आप उम्मीद किया करें कि टाइम से आया करें। ठीक है, बेहतरीन क्लास से अब आपको दी जाएंगी। ठीक है, चलिए तो बताइए कनिष्ठिका और अनामिका के बीच की जो उंगली होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर, अनामिका हो जाएगा, है ना। अनामिका इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो याद रखिए डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, संध्या 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार,
संधियां दिया है, माफ करिए संधियां नहीं है, यहाँ संधियां है। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और आपका विसर्ग होती है, लेकिन यहाँ पर आपका अनुस्वर संधि नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया पितृधन अनुमति का सही संधि पद क्या हो जाएगा? तो पितृधन अनुमति दिया है, जोड़ दीजिए जल्दी से। जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा पितृनुमति। इन कौन सा? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, पितृनुमति होता है। काफ़ी लोग जवाब यहाँ पर ए देते हैं, या काफ़ी किताबों में ऑप्शन आपका ए होता है, बल्कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, पितृनुमति होता है। ये आपका कई बार सही किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में समास दिया है ना, समास दिया है और आपको समास सुमेलित करना है, आपने अच्छे से पढ़ा भी है। तो चलिए बता डालिए जल्दी से यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। हम आपको चारों ऑप्शन दिखा देंगे, तो हो सकता है कि आप तुक्का लगाकर भी काम कर लें, एक दो सही कर लें तो दूसरा सही हो सकता है। तो देखो यहाँ पर दिया है विदेश गमन। विदेश गमन मतलब होता है विदेश को गमन। विदेश को गमन, तो इसका मतलब है कि आपका तत्पुरुष हो जाएगा, तो इसका सेकंड हो जाएगा, है ना। फिर गिरधर दिया है, गिर को धारण करने वाला, मतलब बहुब्रीहि समास हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ये फर्स्ट हो जाएगा। देश विदेश दिया है, तो देश विदेश में क्या हो जाएगा? देश और विदेश मतलब द्वंद्व समास हो जाएगा। देश और विदेश क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। और यथाशीघ्र दिया है, मतलब यहाँ पर जितना शीघ्र हो, है ना, जितना शीघ्र हो इसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास, तो इसका आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन गया? ऑप्शन आपका सी बन गया। यहाँ पर आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और आपका थर्ड, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शोका कुल में समास कौन सा है? शोका कुल में समास कौन सा है? शोका कुल में समास क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? शोका कुल मतलब शोक में, शोक से आकुल, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करण तत्पुरुष, क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष आपका जवाब हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? चलिए, वाक्यों का वर्गीकरण जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो याद रखिए 2 प्रकार से होते हैं। कितने? 2 प्रकार से। ये कौन 2 प्रकार होते हैं? एक होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है, क्या होता है? एक होता है अर्थ के आधार पर होता है, और दूसरा होता है कौन सा? तो आपकी रचना के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से वाक्यों को 2 प्रकार से हम लोग करते हैं, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, आपके सामने दिख रहा है, उसने कहा कि मैं विदेश जाऊंगा। तो ये सरल वाक्य नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर की शब्द आपको दिया है। अब आपको इसको बनाना है सरल वाक्य, और सरल वाक्य बनेगा कैसे? तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसको अगर आप बनाएं कैसे? उसने कहा कि मैं विदेश जाऊंगा, ये है क्या? की वाला लगा होता है, तो आपका मिश्र वाक्य होता है ना। ये जो आपका दिया है ये मिश्र वाक्य है, लेकिन अगर इसे सरल बनाएंगे तो आप कहोगे उसने अपने आप को विदेश बताया। कुल मिला के देखा जाए, यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा, अपने, उसने अपने आप को विदेश बताया, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? उसने अपने आप को विदेशी बताया। ये इसका क्या बन जाएगा? सरल वाक्य आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्नलिखित में से सही वाक्य को पहचान करना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अशुद्धि को दूर करना है और सही वाक्य को पहचान करना है। यहाँ पर क्या है अशुद्धि? यहाँ पर आपको बताइए, अगर दिख रहा हो अशुद्धि तो बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है यहाँ करीब कोई 2 दर्जन, तो नहीं होगा। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, लगभग सही है ना, बिल्कुल। यहाँ पर देखो, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। यहाँ पर जो आपका 17 का ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दें कि यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। शेष आपके सभी आपके अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य में रस का क्या अर्थ है? चलिए जवाब आ चुका है यहाँ पर 118 नंबर में। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। बिल्कुल जवाब सही है कि साहित्य से मिलने वाली जो आनंद अनुभूति होती है यही होता है साहित्य में रस का आपका अर्थ, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि हास्य रस का स्थायी भाव बताना है। हास्य रस का स्थायी भाव अगर हम आपसे पूछे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हास होता है, क्या होता है? हास होता है। यहाँ पर रति किसका होता है? रति होता है श्रृंगार रस का होता है। यहाँ पर रौद्र दिया है, और रौद्र मतलब क्या होता है? आपका क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। वहीं पर दिया है विभत्स, और विभत्स जो होता है किसका होता है? आपकी जुगुप्सा हो जाता है, जुगुप्सा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? मतलब ऐसा बताइए जहां पर वर्णों का गिनती होती है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें वर्णों की गिनती होती है? तो वर्ण देखो, दोहा तो होता नहीं है ना, दोहा नहीं होता क्योंकि इसमें तो मात्राएं होती हैं, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता है। फिर आपका दिया है चौपाई, इसमें भी मात्रा गिनते हैं। रोला में भी आपका होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है सवैया। सवैया जो आपका दिया है ये कैसा है? एक वर्णिक समृद्ध छंद है। मतलब
मतलब जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है। चलिए बताइएगा कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा इनमें से छंद कौन सा है। दोहे का उल्टा होता है आपका कौन, सोरठा होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, सोरठा होता है। यहाँ पर जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अलंकारों की महत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए बताइए अलंकारों की महत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, पहला पॉइंट सही दिया है। फिर दिया है अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, बिल्कुल सही आपका दिया है। तीसरा दिया गया है अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो देखो ये उत्पन्न करते हैं ये शब्द यहाँ पर हम इसको यूज नहीं करेंगे, है ना। काव्य अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, सही नहीं है। क्यों, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, परंतु यह काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते हैं, ये उत्पन्न नहीं करते हैं, इनमें वृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी आपका गलत दिया गया है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार है। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, और अर्थ की बात किया है ना, अर्थ, अच्छा सर क्या डी लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका डी अर्थ में, तो अर्थ दिया है तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थालंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने तो मेरी आंखें खोल दी, और आंखें खोल दी इसका पूछा है मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आंखें खोल दी इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन ए, भ्रम को दूर करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में आप इतने कह सकते हैं विश्वास के साथ जी रहे होते हैं कि आप आंखें मूंद कर उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब आपके साथ विश्वासघात होता है तो आप कहते हैं कि आज तो मेरी भ्रम मतलब क्या हो गया, आंखें खुल गई, है ना। वही चीज़ आपका दिया है, भ्रम को दूर करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले तो आप मस्ती कर रहे थे लेकिन आज जरूरत पड़ी है तो आप कुआं खोद रहे हो जब आग लग रही है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जवाब हो जाएगा बी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है कि जब कोरोना आ जाता है तब लॉकडाउन होता है, लेकिन कोरोना जैसे ही थोड़ा हल्का होता है तो लॉकडाउन खोल देते हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम से चलाया जाए कि कोरोना खत्म होने के बाद भी ऑड इवन में या किसी प्रकार से चलाया जाए तो सिस्टम आपका कह सकते हैं चलता रहेगा, और जो थर्ड स्टेज है ना, ऐसी कोई समस्या नहीं होंगी। लेकिन क्या करना है, जब आपको समस्या होगी तब देखा जाएगा, नहीं तो जाने दो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो, जल्दी से लॉक करिए। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है, यहाँ पर चंद्रबरदाई दिया है, जिन्होंने देखा भी नहीं क्वेश्चन और जवाब दे चुके हैं, कह रहे हैं चंद्रबरदाई, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, लाइक शेयर भी करिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, सपोर्ट अपना बनाए रखिए इस चैनल पर, ठीक है, विश्वास बनाए रखिए। देखो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो आपके थे आपके राजापुर ग्राम में हुआ था। ये आपके थे सगुण भक्ति धारा के कवि, किसके, सगुण भक्ति धारा के आपके कवि थे, और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर ग्राम में आपका हुआ था, है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है जयद्रथ वध किसकी रचना है। चलिए जयद्रथ वध जो रचना है किसकी रचना है, तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है। सब क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है प्रैक्टिस सेट में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान जो है वो कहाँ पर है, चलिए बताइएगा। इलाहाबाद, बिल्कुल है, ऑप्शन बी हम लोग कर देते हैं, इलाहाबाद अर्थात वर्तमान में आपका प्रयागराज है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। देखो कब किया गया, 1995 में, है ना। किस भाषा के लिए पूछा गया है, तो भाषा का नाम क्या है, ए नंबर मलयालम के लिए दिया गया था। किसे, तो आपके एम.टी. वासुदेव नायर को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1995 में मलयालम के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और ये आपके आने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में, है ना। मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यहाँ पर जवाब हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। यहाँ पर 2013 में, कब, 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी रचना रागे राघव की रचना नहीं है। देखो रागे राघव की रचना नहीं है, तो देखो यहाँ पर आपका दिया है अधूरी मूर्त, देवदासी, है ना, देवदासी, और साम्राज्य का वैभव, ये तो है, लेकिन जीवन के पहलू, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, जीवन
जीवन के पहलू ये आपके रागी राघव की नहीं है, तो है किसकी है, ये है आपके अमृत राय की है। किसकी है भाई, अमृत राय की है, अमृत राय की है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच आपसे दिया गया है, तो निष्कवच उपन्यास किस लेखक की है, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 133 का बी, शिवानी की है। किसकी है, शिवानी की है, सॉरी माफ करिए, यहाँ पर राजी सेठ। किसकी है, राजी सेठ। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की है, राजी सेठ की है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं ए नंबर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गबन किस रचनाकार की रचना है। चलिए बताइए गबन, तो गबन के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, गबन के बारे में जानते होंगे, गबन, सेवा सदन, कर्मला, रंगभूमि, ये सब तो है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की रचना गबन जो आपकी है वो आपकी है ऑप्शन सी हो जाएगा। और भी इनकी रचनाएं हैं, जो आपका प्रेमा हो गया, सेवा सदन हो गया, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गोदान, करभूमि, मंगलसूत्र। ठीक है, यहाँ पर जो मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र जो आपका ये इनकी क्या है, अधूरा है अर्थात अपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता, यहाँ पर 135 नंबर का ऑप्शन बन जाएगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और भी इनके नाटक आपके हैं, सती प्रताप है, नील देवी है, भारत दुर्दशा है, प्रेम जोगनी है, चंद्रावली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार कौन है। देखो दिया है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कई बार हमने आपको बताया भी है कि आपके जो आपके क्या व्यंगकार है, व्यंगकार कौन है, आपके हरिशंकर परसाई। कौन, हरिशंकर परसाई हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यहाँ पर आपका हो जाएगा। इनकी और भी रचना है, जैसे आपका ठिल्ले की डायरी, भोला राम का जीव, मुंडन, ये सभी हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। ये बताइए माटी की जो मूर्तें हैं, माटी की जो मूर्त है ये कैसी है और है किसकी, राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ये विधा कैसी है, तो ये विधा है आपके रेखा चित्र है, ऑप्शन सी हो जाएगा रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है। देखते हैं 138 नंबर में पहला दिया है आनंद कादम्बनी। सभी को पता होगा कि आनंद कादम्बनी जो आपकी है ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। किसकी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। और ये जो पत्रिका प्रकाशित होती है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका एक मासिक पत्रिका है, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो आपकी मिर्जापुर से। कहाँ से भाई, ये मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी आपकी कब, तो 1881 में प्रकाशित आपकी हुई थी, जो कि आपकी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है। देखो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था, जो कि ये ग्रंथ आपकी हिंदी में है। कैसा है, आपकी हिंदी में आपका लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए 140 नंबर में बताइए कि 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये निभाया था आपके सदल मिश्र ने। किसने, सदल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने नासकेतोपाख्यान, क्या, नासकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की थी। और याद रखिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी भी आपके रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है। तो देखो 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है, तो 141 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर जवाब बन जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी, ये नाटक है। क्या है, 8वां सर्ग जो आपका है ये नाटक है। ठीक है ना, जो कि सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है। किसके, सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखित आपका नाटक है 8वां सर्ग। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। मतलब पूछा गया है कि भारतेंदु युग में एक उपन्यास है, कहा जाता है कि आधुनिक युग की जो शुरुआत हुई है इसी जगह से हुई है। और ये जो आपका उपन्यास है इसका नाम है ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। याद रखिए क्या नाम है, ऑप्शन बी हो जाएगा परीक्षा गुरु। आपका जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था कहानी के जो लेखक है आपके कौन है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पर जवाब लगभग सभी ने जवाब सही दिया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने अपने जीवन में कुल 3 कहानियां लिखी हैं। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ठीक है, तो इन्होंने 3 कहानियां लिखी, तीनों को नोट कर लीजिएगा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और आपका उसने कहा था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है
भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो ये व्यंग्यात्मक निबंध है। क्या है? ये व्यंग्यात्मक निबंध है। याद रखिए इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। हमने बताया कि व्यंग्यकार में आपके कौन नाम आता है? तो हरिशंकर परसाई आते हैं। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। मतलब पूछा गया है कमलेश्वर के द्वारा आपका रचित किया गया है, ये इनकी आत्मकथा है और नाम क्या है? नाम है आपका यहाँ पर जलती हुई नदी। क्या? जलती हुई नदी। जो ये दिया है ये आपका तीसरा भाग है। याद रखिए ये इनका तीसरा भाग है, हैं, और इनकी आत्मकथा जो आपके हैं कमलेश्वर द्वारा आपका रचित है। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया है गद्यांश, और गद्यांश आप लोग पढ़िए, और जब पढ़ेंगे पढ़ने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको उसका जवाब, क्योंकि यहाँ पर दिया गद्यांश छोटा गद्यांश है, और पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसका आपका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि कला और जीवन अन्योश्रातीत है, इसका तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य आपको मिल जाएगा किसमें? गद्यांश में। इसका वैसे जवाब यहाँ पर सी है, एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। कला और जीवन जो है एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। ये आपको पढ़ाया भी गया होगा, है ना? या तो आप इन प्रश्नों के जो आंसर उत्तर हैं, आप जवाब या नंबर है, इनके जितने भी नंबर हैं वो सब आपको दहेज में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है अगले भी गद्यांश में, कुल मिला के यहाँ पर गद्यांश है। जो भी क्वेश्चन आपके थे गद्यांश, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, विनिमय अर्थ क्या होता है? विनिमय तो सभी को पता है, विनिमय मतलब होता है लेना देना होता है। क्या होता है? लेना देना होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको क्या दिया है? अनुच्छेद दिया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसके भी जवाब आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के यहाँ पर आपने देखा कि हमने पूरे के पूरे आज हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए। ये जो गद्यांश के क्वेश्चन हैं, जो जवाब मतलब कह सकते हैं जो गद्यांश के आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जो नंबर हैं वो पूरी तरीके से हमने आपको दे दिया है। अब 100 क्वेश्चन का हमने टेस्ट सॉल्व कराया है, और हमें ऐसा लगा है कि इस प्रकार का टेस्ट अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी बेहतरीन तरीके से आपकी हिंदी की तैयारी हो जाएगी। तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपकी हिंदी साहित्य, जो कि काफ़ी लोगों के यहाँ पर कमेंट आते हैं कि सर हिंदी साहित्य कैसे कंप्लीट करें, तो देखो यहाँ पर हिंदी साहित्य जो हमने यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी है, और आपके 700 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिएगा कि हिंदी साहित्य में एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी यहाँ पर जूनियर एडेड है ना तैयारी कर रहे हैं, तो ये हिंदी साहित्य की PDF आप लोग परचेज करिएगा। बहुत ज़्यादा प्राइज नहीं है, मात्र 60 रुपये आपकी प्राइज है। ठीक है ना, तो आप लोग इसे परचेज कर लीजिएगा और बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का जो भी क्वेश्चन होगा इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है।